Hello, students. I hope you all are good and fine. As I have already told you, I will complete Political Science and International Relation course within 80 days. So, without wasting any time, let's start. आज हम पढ़ रहेंगे एना हेरन के बारे में। यूपीएससी का जो फ्रेमवर्क है वो क्वेश्चन कैसे ले रहा है एना हेरन के बारे में, तो मैं एक बार पीवाईक्यूज डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा और आप इजीली उसको समझ सकते हो। और पहली बात, दूसरी बात ये कि आपको ना ज़्यादा रिसोर्सेज वगैरह पे स्विच नहीं करना है और आप इसी मटेरियल पे इजीली रिलाई कर सकते हो। ये वर्थ इट है और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एज़ पर टू यूपीएससी इस मैंने पूरा पीवाईक्यूज टैकल किए इससे, और फिर उसके बाद जो अपकमिंग क्वेश्चन फ्रेमवर्क यूपीएससी पूछ सकता है वो भी इससे टैकल हो जाएंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके टॉपिक को शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे पीवाईक्यू एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा। जैसे एना हेरेंड में यूपीएससी पूछ रहा है कि डिस्कस एना हेरेंड एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन मॉडर्न टोटलिटेरियन रेजीम। मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म पे एक आधा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, तो वो मैं सारा कवर अप कर दूंगा। तो एना हेरेंड के बारे में हम इनकी बैकग्राउंड समझेंगे। जैसे इनका जन्म था जो एना हेरेंड का, वो 1906 में हुआ था और 1975 की इनकी जो थी डेथ हो गई थी। शी डाइड इन 1975 और ये यूएस में इनकी डेथ हुई थी। और एना हेरेंड ये थे जूइश थे, जो जर्मन थे, जर्मन जूइश थे। जर्मन में इनकी शी बॉर्न इन जर्मन में हैनोवर करके एक जगह थी, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ये थोड़ा बहुत मैंने बता दिया। इनका बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड से ये है कि ये इस टाइम पे पैदा हुई थी, मॉडर्न थिंकर थी। तो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 चली, ठीक है, लास्ट में वर्ल्ड वॉर 2 चली। तो उसका सारा इम्पैक्ट इनकी वाइड आइडियोलॉजी और इनकी जो राइटिंग है ना उनके ऊपर देखने को मिलेगा। और वैसे ही कर्व मिलेगा आपको देखने के लिए कि इनकी जो पूरी अभी हम पढ़ेंगे ना आगे कि इनका रेलेवेंस क्या था पॉलिटिकल साइंस में, वो सारा आपको दिखेगा कि ये कॉन्टेम्प्रेरी, जो इनका कॉन्टेम्प्रेरी टाइम था, जो उस टाइम पे इनकी जो थिंकिंग थी वो पूरी उसी की वजह से शेप हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे जर्मन जूइश पॉलिटिकल थ्योरिस्ट whose work on totalitarianism, freedom and human actions deeply influenced the modern political philosophy. Already I have discussed with you. तो अब जैसे टोटलिटेरियनिज्म के बारे में थोड़ा समझेंगे। टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर दिया, अब फिर एक बार समझ लो। टोटलिटेरियनिज्म हो जाता है कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें स्टेट क्या करती है, टोटल कंट्रोल करती है। टोटल कंट्रोल कैसे करेंगी? मीडिया से, हर एक चीज़ से कंट्रोल करती है। पब्लिक प्लस प्राइवेट लाइफ दोनों को क्या करती है, टोटल कंट्रोल करती है, ठीक है। ऑल्दो ऑफन एसोसिएटेड विद एग्जिस्टेंशलिस्ट एंड फिनोमेनोलॉजिस्ट ट्रेडिशंस। देखो टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करना है। यूपीएससी की जो आंसर्स हैं उनमें अगर आप टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा फैच करोगे मार्क्स रैदर दैन की सिंपल राइटिंग में। तो ये एग्जिस्टेंशलिस्ट क्या है और फिनोमेनोलॉजिस्ट क्या है, इनको समझो। एग्जिस्टेंशलिस्ट का ये एक फ़िलॉसफी है जैसे अबाउट ह्यूमन फ्रीडम, चॉइस एंड मीनिंग। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट में आपको ह्यूमन के फ्रीडम के बारे में ज़्यादा फोकस्ड करना है। जैसे एग्जांपल दूंगा मैं, वी आर एग्जिस्टेंशलिस्ट बिलीव दैट, एग्जिस्टेंशलिस्ट जो है वो सोचती है वी आर नॉट बॉर्न ह्यूमन्स, वी आर नॉट बॉर्न विद अ पर्पस, ठीक है। वी मस्ट डिसाइड हाउ हु वी आर एंड व्हाट वी डू। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट का ये मानना है कि वी आर नॉट बॉर्न विद अ पर्पस, ठीक है ना। कोई भी पर्पस के साथ पैदा नहीं होता है, तो यहाँ आके हम सबको मकसद दिखाई देता है। तो जैसे कि वो एग्जिस्टेंशलिस्ट की ये भी एक आइडियोलॉजी है कि वी आर, जैसे सपोज आई विल गिव यू वन एग्जांपल। तो जितने भी फेमिनिस्ट है ना, तो उनमें से एक फेमिनिस्ट की ये आइडियोलॉजी है कि वन शुड नॉट बॉर्न वुमेन, वन शुड बिकम वुमेन इन दिस सोसाइटी। वो लड़की पैदा नहीं होती है, उसको समाज में लड़की बनाया जाता है। तो एग्जिस्टेंशलिस्ट ये कहते हैं कि वी आर नॉट बॉर्न विद अ पर्पस, वी मस्ट डिसाइड हु वी आर एंड वाई वट वी डू। तो ये है इनका मानना। और फिनोमेनोलॉजिस्ट का क्या कहना है? फिनोमेनोलॉजिकल ट्रेडिशन ये कहता है फिलॉसफी फोकस ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। सपोज
एना अरेंड ने 10 साल की ज़िंदगी काटी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो क्या एक्सपीरियंस रहा वॉर का, ठीक है ना। तो ये आ जाता है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हाउ थिंग्स अपेयर टू अस इन अवर कॉन्शियसनेस, तो हमारी जो चेतना है, दिमाग है, उसमें कैसी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो एना अरेंड क्रेव एन इंडिपेंडेंट पाथ बाय फोकसिंग ऑन ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन कंडीशंस ऑफ एक्शंस, प्लुरलिटी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये ह्यूमन कंडीशंस ऑफ एक्शंस की क्या क्या कंडीशंस में क्या क्या एक्शन लिए, प्लुरलिटी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कि डेलिबरेटिव पार्टिसिपेशन, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन आ जाती है कि उन्होंने पॉलिटिक्स में कैसे योगदान दिया, वो आगे आप हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। हेयर सेंट्रल कंसर्न वॉज टू रिकवर द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स एज स्पेस ऑफ फ्रीडम एंड पब्लिक एंगेजमेंट। और ये था इनका सेंट्रल कंसर्न कि पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, फ्रीडम ऑफ, ये एक इनको स्पेस ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल एंगेजमेंट, जिसमें ये कहते हैं कि हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। और इनके पूरा जो कंटेम्प्रेरी टाइम था इनका, उसमें इन्होंने पूरा बताया हुआ है ये जर्मनी। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन कंडीशंस में, जो इन्होंने बताया कि वाइटा एक्टिवा, एक्टिव लाइफ, इसका मतलब होता है कि एक्टिव लाइफ, कि लाइफ में हमें क्या क्या परफॉर्म करना है, क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं लाइफ में, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो लेबर, जो जैसे ह्यूमंस है ना, 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होगी, इन्होंने फंडामेंटल लेबर, वर्क, एक्शन। लेबर क्या करना है, फॉर सर्वाइवल। वर्क किसके लिए आ जाता है, क्रिएटिंग लास्टिंग थिंग्स। और एक्शन आ जाता है लिविंग फ्रीली विद अदर्स। तो इन्होंने बोला है कि ये तीन एक्टिव्स है, 3 एक्टिविटीज़ है जो ह्यूमन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको इन्होंने नाम दिया वाइटा एक्टिवा। फिर इन्होंने बताया कि जो लेबर है रेफर्स टू बायोलॉजिकल नेसेसिटी। तो बायोलॉजिकल नेसेसिटी के बारे में बता दिया इन्होंने कि जो लेबर है वो क्यों ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। और लेबर का क्या रोल है वगैरह, इन्होंने अच्छे से उसके बारे में भी अपने थॉट्स रिप्रेजेंट किए। फिर उन्होंने बताया कि एक्टिविटीज़ दैट सस्टेन लाइफ, रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ की है कि जो हर इंसान की ज़िंदगी में बार बार हो रही है। दैट सस्टेन लाइफ लिंक टू द प्राइवेट स्पेयर, वर्क डोनेट्स दैट क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स। फिर बताया आर्टिफिशियल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। फिर उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल जैसे क्राफ्ट्समैन आ जाती है इसमें, हाई क्वालिटी विद देयर हैंड्स, दोज हु डू क्राफ्ट वर्क विद देयर, मतलब हाई क्वालिटी ऑफ वर्क विद देयर हैंड्स, दोज हु परफॉर्म, मतलब जो हाथों से भून के वो वगैरह काम करती है। परमानेंस एक्शंस द हाईएस्ट फॉर्म इज़ परफॉर्म्ड अमंग इक्वल इन द प्राइवेट स्फेयर। फिर उन्होंने बोला कि जो एक्शन है, इन्होंने 2-3 बता दिए थे ना, तो एक्शन है जो सबसे, जैसे प्लेटो ने बताया था कि 3 क्लास होगी, ठीक है, वैसे ही इन्होंने भी कैटेगराइजेशन कर दी है। और इन्होंने बताया कि जो एक्शन है वो सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने बताया मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ, प्लेटो ने बताया था मैन ऑफ करेज, मैन ऑफ रीज़न, मैन ऑफ एपिटाइट, और रीज़न वाला सबसे ऊपर, इन्होंने एक्शन वाला सबसे ऊपर बता दिया। तो कंपेयर करके सीखना है हमने। फिर अमंग इक्वल्स इन पब्लिक स्फेयर, फिर इन्होंने बताया इन रेलेवेंस ह्यूमन फ्रीडम एंड प्लोरिटी। और इन्होंने ज़्यादा रिवेल्स किसको की थी, ह्यूमन फ्रीडम्स को और प्लोरिटी को। फॉर एरेंड ओनली एक्शन ट्रूली एम्बॉडीज द पॉलिटिकल, ठीक है। और उनके लिए एरेंड के लिए एक्शन ट्रूली एम्बॉडीज द पॉलिटिकल, दो स्पीच एंड एक्शंस ह्यूमन डिस्क्लोज देयर यूनिक आइडेंटिटीज एंड एंगेज इन कलेक्टिव डेलिब्रेशन। उन्होंने बताया कि जो स्पीच और एक्शन है, जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग और बाकी बीइंग में यही डिफरेंस है। जैसे चिंपैंजी वगैरह हो गए, दे कैन एक्ट बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस। तो ह्यूमन बीइंग क्या करती है, हम बोल सकती है स्पीच और एक्शन से, हमारे हम अपना जो विचारधारा हमारे कॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये बताया हुआ है कि पॉलिटिक्स देयरफॉर इट्स नॉट अबाउट डोमिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन बट लिविंग टुगेदर इन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। और इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिक्स है इज़ नॉट अबाउट कि डोमिनेशन, किसी को डोमिनेट करना है,
बट लिविंग टुगेदर विद फ्रीडम एंड इक्वालिटी। क्योंकि उस टाइम पे जैसे हिटलर था और स्टालिन वगैरह थे मॉडर्न टाइम पे, वो क्या करते थे, अथॉरिटेरियनिज्म एस्टेब्लिश करते थे, डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश करते थे, टायरनी एस्टेब्लिश करते थे। तो उसके कारण देखा जाता था कि इंडिविजुअल के राइट सप्रेस हो जाते थे। तो उसी के कारण इन्होंने बताया कि जो पॉलिटिक्स है नॉट अबाउट की डोमिनेशन बट अबाउट टू गिव फ्रीडम टू इंडिविजुअल। फिर इनका पब्लिक और प्राइवेट रिलम्स में क्या मतलब था कि पब्लिक लाइफ कैसी होनी चाहिए, प्राइवेट लाइफ कैसी होनी, पब्लिक डोमेन कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। जैसे पब्लिक स्फीयर आ जाता है, इज़ अ डोमेन ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पब्लिक स्फीयर में क्या होना चाहिए, और फ्रीडम इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वेयर एज सिटीजन्स डेलिब्रेट एंड एक्ट टुगेदर। और जो सिटीजन्स हैं डेलिब्रेट एंड एक्ट टुगेदर। अब डेलिब्रेट जो है इनको क्या करना चाहिए, डेलिब्रेटिवली इकट्ठे एक्ट करना चाहिए जो जितने भी सिटीजन्स हैं, और फिर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करना चाहिए, ये इन्होंने बताया। द प्राइवेट स्फीयर कंसर्न विद नेसेसिटी एंड सर्वाइवल, द डोमेन ऑफ फैमिली, लेबर, बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। फिर मॉडर्निटी अकॉर्डिंग टू एरेंट हैज़ ब्लर्ड हिज डिस्टिंक्शंस, द राइज ऑफ सोशल एंड इंटरमीडिएट स्फीयर्स डोमिनेटेड बाय इकोनॉमिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न। अब इनके बारे में इन्होंने बोला कि जैसे जो मॉडर्निटी था, मॉडर्निटी क्या थी अकॉर्डिंग टू एरेंट, इन्होंने बोला उस टाइम पे रेलेवेंस, इन्होंने बोला ब्लर्ड दिस डिस्टिंक्शन, द राइज ऑफ सोशल एंड इंटरमीडिएट स्फीयर्स डोमिनेटेड बाय इकोनॉमिक एंड ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न। तो इन्होंने बताया था कि उस टाइम पे कैसे ब्यूरोक्रेट्स है जो वो अपना डोमेन एस्टेब्लिश कर रही है और इंडिविजुअल के राइट सप्रेस कर रही है, हैज़ डीपोलिटाइज्ड ह्यूमन लाइफ, और कैसे उन्होंने ह्यूमन लाइफ को डीपोलिटाइज्ड किया हुआ है, दबा के रखा हुआ है पॉलिटिकल पावर से। पॉलिटिक्स हैज़ बिकम एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उन्होंने बोला पॉलिटिक्स है जो हैज़ बिकम एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू मेयर वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। तो उन्होंने बताया कि जैसे पॉलिटिक्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन बन गई है, और जो सिटीजन्स हैं वो हैव रिड्यूस्ड टू मेयर वर्क एंड कंज्यूमर्स। तो जो सिटीजन्स हैं उनको दबाया जा रहा है उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, कैसे दबाया जा रहा है। फिर टोटलिटेरियनिज्म की टोटल कंट्रोल, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। फिर एना हैंडल प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनालिसिस ऑफ टोटलिटेरियन रेजीम। टोटलिटेरियन रेजीम का क्या मतलब है, सबसे पहले यही PYQ रिपीट हुआ है, और इस टोटलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपने एना हैंडल को समझ लिया। और टोटलिटेरियनिज्म आ जाता है कि जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें क्या करती है, जो स्टेट है, स्टेट क्या करेगी, पूरा कंट्रोल ले लेगी, टोटल कंट्रोल पब्लिक प्लस प्राइवेट लाइफ का। ऑब्सोल्यूट, फिर इसमें आ जाता है सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी, ठीक है, जिसमें एक जो होगा डिक्टेटर वो रूल करेगा, वन पार्टी रूल होगा, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया एंड एजुकेशन। मीडिया, इकोनॉमी, एजुकेशन, जब इन चीज़ों पे एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा, वो वही छापना चाहेंगे, मीडिया में वही आएगा जैसे जो वो बताना चाहेंगे। एग्जांपल आ जाता है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसमें यही हो रहा है, और किम जोंग की जितने भी आइडियोलॉजी वगैरह है तो वो ही रिप्रेजेंट करते जाती है, और उनको बताते हैं कि ये कितना महान है, ये है, वो है। तो ये सेम केस हैपनिंग। सो अब हम आगे मूव करते हैं। जर्मनी एंड स्टालिनिस्ट USSR वॉज अ नोबल फॉर डोमिनेशन एंड डिस्टिंक्शंस फ्रॉम ट्रेडिशनल टायरनी और डिक्टेटरशिप। की फीचर ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, आइडियोलॉजी एंड टेरर। इन्होंने बताया कि क्या क्या फीचर्स होती है टोटलिटेरियनिज्म के। आइडियोलॉजी एंड टेरर एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, डराया जाता है और आपकी विचारधारा, आपकी सोच को चेंज किया जाता है, आपके लिए आर्टिफिशियल हीरो बनाया जाता है, ठीक है। ऑटोमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ऑटोमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स होता है। ऑटोमाइजेशन का क्या मतलब है, ऑटोमाइजेशन का आ जाता है कि एक फेक क्रिएट बनाई जाती है जिसमें एक इंडिविजुअल्स को बताया जाता है कि वो सुपीरियर है। व्हेन पीपल स्टॉप फीलिंग कनेक्टेड टू अदर्स एंड ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। तो एक ये ऑटोमाइजेशन आ जाती है कि जब लोग क्या करते हैं, स्टॉप फीलिंग कनेक्टेड टू अदर्स
वो लोगों से कनेक्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि एक इंडिविजुअल को हीरो बना दिया जाता है। और उसमें क्या होता है फिर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल बॉन्ड्स। उसमें क्या हो जाता है कि जितने भी हमारे सोशल बॉन्ड्स होती है ना, जैसे हमारे रिश्तेदार रिलेटिव वगैरह होते हैं, उनके साथ हमें पूरा एलिनेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं ऑटोमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ सोशल बॉन्ड एंड स्पॉन्टेनियस। ठीक है। फिर मास सोसाइटी मार्क्ड बाय लोनलीनेस एंड रूटलेसनेस, मैनिपुलेशन ऑफ ट्रूथ एंड फैक्ट्स, क्रिएटिंग अ फिक्टिशियस रियलिटी। तो एक फिक्टिशियस रियलिटी मतलब फेक रियलिटी बनाई जाती है कि ये सच है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली ट्रूथ, बट वो एक हीरो को क्रिएट किया जाता है। तो एरेंट वॉन्ड द टोटलिटेरियन टेंडेंसी could re-emerge whenever bureaucratic rationality replaced moral and political judgment. Her analysis remains relevant in understanding propaganda, conformity and authoritarian. ये मैंने आपको अच्छे से ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसका वो मतलब है कि एना हैरेंट शी वॉन्ट्स टू टेल दैट कि एक अथॉरिटेरियन रजीम में क्या होता है, एक डिक्टेटरशिप को ही भगवान बता दिया जाता है, और एक फिर उसके बारे में खबरें छापी जाती है कि उसने ये कर दिया, आज इतना अच्छा किया, इतने अच्छा किया, आपके लिए ये कर रहा है, आपके लिए ये कर रहा है। तो वो एक मतलब उसको राजा मानने शुरू कर देती है, भगवान के बराबर, ऐसा राजा जो भगवान के बराबर है। फ्रीडम एंड पॉलिटिकल एक्शन। फ्रीडम के बारे में क्या बोला? फ्रीडम हम समझेंगे कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम इज़ अ काइंड ऑफ लिबर्टी। अब लिबर्टी को भी डिवाइड किया हुआ, लिबर्टी में आ जाता है नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है। और नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है, पहले ये समझो। नेगेटिव लिबर्टी में आ जाता है जैसे फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस, फ्री व्हेन नो वन वांट्स टू स्टॉप यू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। तो इसमें आ जाता है कि एक्सटर्नल कंट्रोल से आपको फ्रीडम मिल जाती है, जैसे कोई स्टेट आप पे कुछ थोप रही नहीं है, यू हैव अ फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट टू डू। और इनके जो स्कॉलर्स थे वो थे जैसे जॉन लॉक थे, जॉन लॉक, ठीक है, जी.एस. मिल ने भी इनके बारे में लिखा था, और होब्स। तो अब उसी साइमल्टेनियसली हम समझेंगे कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। फॉर फ्रीडम टू कंट्रोल योर ओन लाइफ एंड फुलफिल योर ओन पोटेंशियल। ठीक है। जैसे आपका इनर कंट्रोल, सेल्फ डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, एबिलिटी टू मेक मीनिंगफुल चॉइसेस। और इनके स्कॉलर आते हैं रूसो, हीगल और टी.एच. ग्रीन। तो ये समझ आ गया नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या। बट द कैपेसिटी टू बिगिन समथिंग न्यू, द एक्ट इज टू कंसर्न विद अदर्स, और दिस इज़ व्हाट शी कॉल इट एज मिरेकल ऑफ नेटिलिटी। तो मिरेकल ऑफ नेटिलिटी समझो। फिर इन्होंने बता दिया कि एना हैरेंट ने लिबर्टी के बारे में बताया कि इन्होंने बोला कि नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए किसी को, कोई स्टेट आर्बिट्ररी रूल नहीं करे कि विदाउट एनी चॉइसेस तो आप इंडिविजुअल के राइट सप्रेस किए जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने उसको बताया कि वर्ड शी कॉल्ड मिरेकल ऑफ नेटिलिटी। मिरेकल ऑफ नेटिलिटी का क्या मतलब? मिरेकल मतलब बिकॉज विद एवरी न्यू ह्यूमन बीइंग देयर कम द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग न्यू, अनएक्सपेक्टेड एंड क्रिएटिव। तो उन्होंने बोला कि हर इंडिविजुअल हैव देयर डिफरेंट यूनिकनेस एंड डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। तो आपको अथॉरिटी लगा के उसके अंदर की फ्लरिशमेंट नहीं हो पाएगी, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगी उनका वे ऑफ थॉट प्रोसेस वगैरह, अगर इतना ज़्यादा रूल वगैरह किए। तो वो कहते हैं कि मिरेकल ऑफ नेटिलिटी है, ये एक जादू है कि हर इंडिविजुअल अलग आइडियोलॉजी लेके आता है इस धरती में, उसकी अलग विचारधारा होती है। द ह्यूमन एबिलिटी टू इनिशिएट चेंज। शी क्रिटिसाइज लिबरल एंड मार्क्सिस्ट ट्रेडिशंस फॉर रिड्यूसिंग पॉलिटिक्स टू इकोनॉमिक्स और सोशल वेलफेयर। और फिर उसने क्रिटिसाइज किया कि मार्क्सिस्ट ट्रेडिशंस को, मार्क्सिस्ट बोलते थे कि रेवोल्यूशन चाहिए, चेंज चाहिए, तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू फ्रीडम्स लाइड इन पार्टिसिपेटरी सिटीजन। तो जब सारे सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे एक ट्रू फ्रीडम हमें देखने को मिलेगी। फॉर्म ऑफ सिटीजन्स वेयर इंडिविजुअल्स आर नॉट मेयरली पोजेसिव होल्डर्स ऑफ राइट्स बट एक्टिव पार्टिसिपेटिव इन पब्लिक लाइफ। तो सिटीजन्स पब्लिक लाइफ में एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे, खुद जाके देखेंगे, गवर्नेंस में पार्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे, क्या सही है क्या गलत है। ये कहना था एना हैरेंट का। तो ट्रू फ्रीडम लाइज इन पार्टिसिपेटरी सिटीजन्स। हर vision is close to republicanism and participatory democracy.
तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी मैंने आपको बता दिया कि डेमोक्रेसी में डिफरेंट टाइप्स क्या रहती है। उसमें पार्टिसिपेटरी जिसमें पीपल पार्टिसिपेट करती है, और उसको हम बोलते हैं रिपब्लिकनिज्म, जो मैंने पीछे बता दिया। और तो फिर उनके बारे में उन्होंने बोला कि अगला हम पॉइंट बढ़ते हैं, अथॉरिटी एंड जजमेंट। तो उसमें बताया इन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर ऑन रेवोल्यूशन आरा हैरेंट एक्सप्लोर द क्राइसिस ऑफ अथॉरिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें क्या क्राइसिस आया। जैसे बताया वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उनके पीरियड में, फिर 2 भी देखने को मिली। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड रीजन हैव कोलैप्स्ड। उन्होंने देखा ये चीज़ें, रिलीजन, ट्रेडिशन और रीज़न ख़त्म हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद तो जन्म किसका हुआ, टोटलिटेरियनिज्म का हुआ। लिविंग पॉलिटिक्स वर्नरेबल इन टू इनहेलिन, इन्होंने बताया कि वर्नरेबल टू इनहेलिनिज्म एंड कन्फर्मिटी। इनहेलिनिज्म का मुझे आता है कि रिजेक्टिंग ऑल द रिलीजन को भी मानना बंद कर दिया, मॉरल प्रिंसिपल, बिलीफ, सब कुछ। और फिर कॉन्फर्मिटी, फिर एनहेरेंट एडवोकेट्स द रिवाइवल ऑफ सिविल जजमेंट, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, रिवाइवल क्या मतलब रीबर्थ किसका हुआ, सिविल जजमेंट का। द कैपेसिटी ऑफ द सिटीजन टू थिंक रिफ्लेक्टिवली एंड एक्ट रिस्पॉन्सिवली, कि उन्होंने देखा कि क्या सही है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोशल बीइंग, तो वैसे उन्होंने एक्ट किया। हर आइडियाज ऑफ थिंकिंग, और वो बोलते हैं कि आइडिया ऑफ थिंकिंग विदाउट अ बैनिस्टर, मतलब कि विदाउट बैनिस्टर जैसे आज था मॉरल इंडिपेंडेंस प्लस करेज टू जज। इन्होंने इसमें बताया कि एना हैरेंट ने खुद अपनी किताब में लिखा है कि उनको खुद कोई जज नहीं कर सकता है, उनको खुद कोई समझ नहीं सका अभी तक कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है। उन्होंने खुद बताया इम्प्लाई मॉरल इंडिपेंडेंस एंड करेज टू जज इवन व्हेन एस्टेब्लिश नॉर्म्स फेल्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर इनका क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी एंड ब्यूरोक्रेसी, और इनका critique है modernity pure bureaucracy, and critique on modern bureaucracy and technocratic politics is profound. She believed that modern politics institution prioritize efficiency and control, eroding the space for authentic political actions. The transformation of citizens into functionaries led to what she famously termed as banality of evils. तो उन्होंने बताया कि banality of evils क्या है, और इन्होंने बताया हुआ है कि एज सी इन अडल्ट आइकमैन ट्रायल्स, और ईवल अराइजेज नॉट फ्रॉम मोनेस्ट्रस इंटेंट बट थ्रू थॉटलेस ऑबिडेंस टू रूल। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। आइकमैन इन जेनोसिलम, आइकमैन था, उसको पनिशमेंट मिल गई थी, वो हिटलर की अथॉरिटी के अंदर काम करता था। तो जैसे हिटलर को मारने के बाद उनको ट्रायल्स चल रहे थे उन पर, बट उनको देखा गया कि उनकी आंखों में कोई भी गिल्ट नहीं था। वो बोल रहा था कि मैं एज एन ऑफिसर काम कर रहा था, सर्व कर रहा था, और ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी कि मैं जो हूँ इस टाइम पे मैं एकदम से हिटलर के लिए मैं अपना जान निछावर कर दूँ। तो मेरी ऑनेस्टी, मेरी इंटीग्रिटी बहुत मैटर करती है। बट देखा गया तो वो ऑनेस्ट था और ठीक था, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि अनएथिकल था। और उसके आंखों में इतना उन्होंने, जो टोटलिटेरियनिज्म का जब राइज हुआ था, फैसिज्म का राइज हुआ था, जब हिटलर के टाइम पे कितने ज़्यादा बंदों को उन्होंने गैस चैम्बर में डाल के मार दिया था, बट उनके अंदर कोई भी वो नहीं देखा गया कि इतने ज़्यादा लोगों की जान गई हमारी वजह से, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ये वगैरह सब कुछ। तो तब देखा गया वर्ल्ड वॉर 2 में, और पूरा प्रॉब्लम उन्होंने देखी, बट फिर उनका क्रक्स ये निकाला कि उनके अंदर कोई भी गिल्ट नहीं था। क्यों? बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग ड्यूटी। आइकमैन ने बोला कि मेरे के अंदर कोई भी गिल्ट नहीं है। रेलेवेंस, अब इनका क्या रेलेवेंस है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में? तो एरा हैरेंट का जो है रेजोनेट स्ट्रांगली विद कंटेम्प्रेरी इश्यूज। कंटेम्प्रेरी इशू क्या है? राइज ऑफ populism and authoritarianism mirrors with warning or totalitarian tendencies. फिर इनका यही है कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या रेलेवेंस है, अथॉरिटेरियन मिरर्स, हाँ ठीक है, द इरोजन ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स ड्यू टू सोशल मीडिया। और उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में क्या बायसनेस है। जैसे सपोज अगर अभी मैं बताऊंगा लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दो गवर्नमेंट्स प्ले कर रही है, ठीक है, एक लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से एक राइटिस्ट है। इफ़ मीडिया बिकम बायस्ड, सो वो एक को हीरो बता देगी तो पीपल का ओपिनियन चेंज हो जाएगा।
तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रोपेगेंडा रिफ्लेक्ट्स द फियर टू लूज शेयर्ड ट्रुथ। तो हर एम्फेसाइज ऑन, वो बोलती है कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अलाइन विद मॉडर्न मूवमेंट डिमांडिंग सिविल एंगेजमेंट, एनवायरनमेंट जस्टिस एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन हो जाती है कि एक सेंट्रल पावर होनी चाहिए और सबकी मर्जी के कारण होनी चाहिए कि हाँ, इनको हमने अनुमति दी है राज करने की। और इन्वायरमेंट, प्रकृति के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, प्रकृति के साथ भी जस्टिस होना चाहिए। ये नहीं कि हम रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए। और कंक्लूजन में हम वही मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको कंक्लूड करेंगे, जैसे एना हैरेंट, फ्रीडम एंड प्लोरिटी, जिस सब ऑलरेडी डिस्कस किया ऊपर, टोटलिटेरियनिज्म, क्रिएटिव एंड कम्युनिटिव, मॉरल एंटरप्राइज, ठीक है, सिटीजनशिप, मॉरल जजमेंट, ट्रूथफुल पॉलिटिकल, continues to offer beacon in an age of conformity and disinformation. She wrote, "The sad truth that's most evil in done by the people who never makes up with their mind to be good or evil." तो एना हैरेंट की एक माइंड वो थी कि जो आइकमैन था उसको गिल्ट नहीं था, तो और वो ये भी बोलना चाहती है कि मोस्ट इवल इज़ डन बाय पीपल हु नेवर मेड अप देयर माइंड टू बी। अब आइकमैन भी नहीं चाहता होगा बट वो ऑफिसर बन गया तो उसको ऐसा काम करना पड़ा। तो वही है कि उस टाइम क्या जो ड्यूटीज़ डिज़ाइन हुई थी वो उन्होंने वो परफॉर्म की है। तो इसी के साथ ये मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का एक और वीडियो एना हैरेंट के बारे में बता दिया। और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इसी के साथ साथ मेरे को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।